स्वागत है आप सभी का इकोनॉमी के सेकंड क्लास में, और जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के कुछ टर्म्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमी। जिसमें सबसे पहला है पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं राजनीतिक अर्थव्यवस्था। तो ये होता क्या है? हाउ पॉलिटिकल फोर्सेज अफेक्ट द चॉइस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। कोई राजनीतिक पार्टी का किसी अर्थव्यवस्था पे क्या अफेक्ट होता है उनके डिसीजन से, उनकी पॉलिसीज से, उसे हम पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे भारत में डिमोनेटाइजेशन देखेंगे तो ये एक डिसीजन है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा लिया गया है, और इसके अफेक्ट जो हैं बहुत सारे, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। वो सारे सेक्टर्स में पढ़े, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, तो इन सभी में पढ़े। वहीं देखेंगे कि किसी एक पार्टी का इन्फ्लुएंस होता है उसकी इकोनॉमी पे, तो उसी को कहते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। आप एक दूसरा उदाहरण भी देख लें तो जैसे आप कहें कि चाइना की जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, तो चूंकि वहाँ एक ही पार्टी है तो उसका एक ही एम है, वो है ड्रास्टिकली ग्रोथ, जो अनबायस्ड रूप से उनके नीति स्वरूप जो है वहाँ आर्थिक व्यवस्थाओं से होता रहता है। तो वहाँ की आर्थिक व्यवस्थाएं जो हैं किसी एक दिशा में चलती है और उसके कारण वहाँ का डेवलपमेंट होता है। लेकिन जहाँ पॉलिटिकल अलग अलग पार्टियाँ होती हैं, उनका अलग अलग आइडियोलॉजी, अलग अलग पॉलिसीज़, और उसके कारण जो है इकोनॉमी पर अफेक्ट पड़ता है, तो आप उसे कहते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। सेकेंड बात करें लिबरल इकोनॉमिक्स। तो लिबरल इकोनॉमिक्स क्या होता है, जिसे हम उदारवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो भारत में 1990 और 91 से पहले जब देखें आप कि भारत क्लोज्ड इकोनॉमी के रूप में था, भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता था, तो अब उसके बाद जब भारत में लिबरलाइजेशन, एलपीजी जिसे कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आया, तो उसके बाद जो है कुछ नीतिगत स्वरूप जो है बदले, जिसमें होता है कि प्राइवेटाइजेशन का बढ़ावा होता है, ओपन मार्केट होता है, और गवर्नमेंट का जो है एक कंट्रोल, वो गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है मार्केट से कम हो जाता है, पॉलिसीज बड़ी लिबरल हो जाती है, तो फिर डेवलपमेंट होता है। तो वैसे डेवलपमेंट को आप कहेंगे लिबरल इकोनॉमिक्स। तो भारत भी इस दौर से होकर गुजरा हुआ है, जिसे हम लिबरल इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। तीसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स, जिसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से एक विचारधारा है समाजवादी, जिसमें सबका समान विकास हो, तो उसी प्रकार का है। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं कि लार्ज पार्ट ऑफ रिसोर्सेज शुड बी इन गवर्नमेंट हैंड्स। तो भारत की जो या किसी भी क्षेत्र विशेष की, जब वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ सारे पावर्स जो है कॉन्सेंट्रेट होने चाहिए, और इस कारण से जो है वो लार्ज पार्ट ऑफ जो है रिसोर्स जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होने चाहिए। जिसके कारण ये होता क्यों है, क्योंकि इससे इनइक्वालिटी कम हो जाती है, और ऐसे जो है मेन एम है आप कहें कि सोशलिस्ट इकोनॉमी का, कि कैपिटलिस्ट का बढ़ावा ना हो, प्राइवेटाइजेशन का बढ़ावा ना हो, सबको समान अधिकार मिले, समान रिसोर्सेज का समान बंटवारा हो। तो अब इस कारण से हम इसे सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो और इसमें ये भी है कि अब जब कोई कंपनी बैठता है और उसमें जो प्रॉफिट होते हैं उसका बराबर बंटवारा हो, ताकि इनइक्वालिटी न बढ़े, कोई कैपिटलिस्ट वर्ग ना हो जाए और कोई जो है गरीब और गरीब ना होता चला जाए। तो ये सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स है, और इसमें जो है डेवलपमेंट जो है एक समान रूप से रहता है। हम इसे दो वर्गों में देख सकते हैं। इस सोशलिस्ट इकोनॉमी के दो पार्ट्स हैं। जैसे कि आप पहला कहें कि नेहरूवियन सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो कुछ ये नेहरू जी के विचारों से इन्फ्लुएंसिव है कि वो क्या चाहते थे इकोनॉमी के रूप में। तो उनके जो है सोशलिस्ट का ही पार्ट है। आप सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स को दो पार्टों में देखेंगे। पहला पार्ट नेहरूवियन सोशलिस्ट, जिसकी बात हम कर रहे हैं। तो नेहरूवियन सोशलिस्ट में था कि पब्लिक प्राइवेट को एग्जिस्टेंस, तो इन दोनों का जो है बराबर जो है मार्केट में कोलैबोरेशन होगा। जो इसमें मेनली ये कहते हैं कि जो बेसिक पार्ट ऑफ इकोनॉमी है, जो वो स्टेट ओनरशिप होगा, जो स्टेट करेगी, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हायर एजुकेशन, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे बिगर इंडस्ट्रीज लाइक, जो लोगों की एमिनिटीज, लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, तो वो होगी स्टेट के अंदर में। और जो जिसमें हम कहें कि IT हो, जिसमें हम कहें कि ज़्यादा कंपटीशंस की ज़रूरत हो, तो उसे हम प्राइवेटाइजेशन, और इनका कोएग्जिस्टेंस, तो वही है नेहरू सोशलिस्ट इकोनॉमी।
तो इसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी के भी नाम से जानते हैं और उसका उदाहरण भारत ही है। और इसी सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स को हम दूसरे पार्ट में देखते हैं, ये 2 भाग में जैसा मैंने बताया। जैसे दूसरा भाग कहते हैं कम्युनिस्ट सोशलिज्म इकोनॉमी। तो ये बिल्कुल थोड़ा सा रूड है, बट ये सही दिशा में है, जिसे चाइना फॉलो करता है और एक भारत फॉलो करता है। तो जो चाइना फॉलो करता है उसमें कहता है वेयर द इंटायर इकोनॉमी इज हेल्ड बाय स्टेट। तो जो पूरी इकोनॉमी है, यहाँ कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं है, यहाँ कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, यहाँ जो पूरा होल ऑनरशिप है वो किसके हाथों में? स्टेट के हाथों में, मतलब सरकार के हाथों में। और देयर इज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी एट ऑल, कोई भी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो सब पे वहाँ की सरकार का अधिकार है। और इसके कारण वहाँ जो है धन का वितरण बराबर हुआ है सभी में। और इनका एम कि जो प्रॉफिट हुआ उसको सब में बराबर में बांट देना। तो इससे यही होगा कि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा नहीं किसी का। तो ये है। तो अब सोशलिस्ट इकोनॉमी को 2 भाग में जैसे देखा, एक नेहरूवियन सोशलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा कम्युनिस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी। अगला हम अर्थव्यवस्था देखते हैं, तो जिसमें हम जानते हैं गांधीयन अर्थव्यवस्था। तो गांधीयन अर्थव्यवस्था को समझने के लिए आप उनकी एक कोट समझ सकते हैं जो बहुत ही चर्चा में रहता है हमेशा, कि अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। प्रकृति के पास इतना धन है या इतनी रिसोर्सेज हैं जो हर मनुष्य की ज़रूरत को पूरा कर सकता है, लेकिन उसकी लालच को नहीं। तो आप इस कोट से गांधीयन इकोनॉमिक्स को समझ सकते हैं। स्मॉल स्केल लोकल रिसोर्सेज बेस्ड इनकी इकोनॉमी है। तो ये हमेशा कुटीर उद्योग की बातें कहते हैं, लेबर इंटेंसिव उद्योगों की बातें कहते हैं, और कहते हैं कि जो प्रोडक्शन है वो लोकल लोगों से लोकल लोगों के लिए हो। मतलब एक क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कहते हैं, जिसकी बात हम आज कर रहे हैं। जैसे हम आज कह रहे हैं लोगों से कि आत्मनिर्भर बनो, चाइना का सामान न खरीदो, तो ये कुछ ऐसा ही है। लेकिन आप देखेंगे कि गांधी जी के जो विचार हैं उनमें उन्होंने मशीनीकरण का विरोध किया। तो चूँकि ये ज़्यादा बैलेंसिंग तो है नहीं, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में जहाँ इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, जहाँ लेबर इंटेंसिव कंट्री है, वहाँ पे लेबर इंटेंसिव फैक्ट्री की ज़रूरत है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा और ये सारी चीज़ें। तो वो उनके गांधी जी के विचार है। तो उनका जैसे दूसरी विचार आप कहें कि आइडिया ऑफ सर्वोदय, वेलफेयर ऑफ ऑल, तो सबको सबका वेलफेयर हो, जो अंतिम व्यक्ति हो सबका वेलफेयर हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप दूसरी उनकी कहें कि उनका जो मेन एम है टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट, और जो डिजायरेबल है इंडिया के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मशीनीकरण का विरोध तो सही नहीं है, लेकिन इन्होंने किया है क्योंकि इनका लक्ष्य जो है वो लक्ष्य है लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड कराना और फिर एक अच्छा समाज जिसमें हर प्रकार के लोग रह रहे हों। तो मशीनीकरण से इन्हें लगता था कि जो है लोग जो है वो अनएम्प्लॉय हो जाएंगे और ये सारी चीज़ें। गांधी जी ट्रस्टीशिप का भी कॉन्सेप्ट देते हैं, जिसमें ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल, कि एक मजदूर का कर्तव्य बनता है कि वो दिल लगा के काम करे जिससे कंपनी आगे बढ़े, और एक उस कंपनी के मालिक का कर्तव्य होता है कि जो प्रॉफिट आया है उस कंपनी से उसका उन लेबर्स में जो उनको आगे बढ़ाने में योगदान दिया उनमें भी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो इसको ट्रस्टीशिप कहते हैं कि ये ट्रस्टीशिप की भावना पे भी काम करता है। तो आप कहें कि द एथिक्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गांधी, तो आत्मनिर्भर होना, लेकिन मिनिमम वांट्स के साथ आपकी ज़रूरतें जो हैं मिनिमम होनी चाहिए, और उस मिनिमम ज़रूरतों को पूरा करके आदमी आत्मनिर्भर बन जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, फिर वो ट्रूथ एंड कोऑपरेशंस की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप गांधीयन इकोनॉमिक्स में देखेंगे। थैंक यू।